हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। ये प्रश्न जो मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, ये NTA नेट, MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, PGT इत्यादि परीक्षाओं में भी अनेक वर्षों में पूछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न एक बार पूछा गया है उसे दोबारा नहीं पूछा गया है, उसको थोड़ा सा परिवर्तित करके भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम। यहाँ पर हम पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जब एक राष्ट्र आयात शुल्क लगाता है तो राष्ट्र का प्रस्ताव वक्र ऑफर वक्र होगा। ऑप्शन है, पहला, अक्ष जो निर्यात वस्तु का माप करता है से दूर खिसक जाएगा। दूसरा, अक्ष जो आयात वस्तु का माप करता है उससे दूर खिसक जाएगा। तीसरा, बिल्कुल परिवर्तित नहीं होगा। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्ष जो निर्यात वस्तु का माप करता है से दूर खिसक जाएगा। जब एक देश आयात शुल्क लगाता है तो देश का प्रस्ताव वक्र जो निर्यात वस्तु को माप करता है से दूर खिसक जाता है। प्रस्ताव वक्र को मांग वक्र भी कहते हैं, जो किसी देश की एक वस्तु की उस मात्रा को प्रदर्शित करता है जो वह देश दूसरे देश की किसी अन्य वस्तु के बदले लेने को तैयार होता है। जैसे इस तरीके के अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, अब ये वस्तुएं यहाँ से इस तरीके से जाती हुई होती हैं। ठीक, उपयुक्त रेखा चित्र में जो हमारा OE अक्ष होता है, ये जो गई होती है हमारे यहाँ पे E होता है और यहाँ पे हमारा O होता है, X Y C1 और C2। तो OE इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र तथा OG जर्मनी का प्रस्ताव, ऐसा हम मान के चलते हैं। यहाँ पे जो भी व्यापार शर्तें होंगी वो निर्यात और आयात दोनों को लेके होंगी, और इससे व्यापार की शर्तें जो है वो विभिन्न बिंदुओं पर अपने व्यापार में सुधार करती हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, आयात प्राशुल्क से मुक्त व्यापार की ओर अचानक अंतरण लघुकालिक बेरोजगारी की किस ओर प्रेरित करता है? पहला, आयात प्रतिस्पर्धी उद्योग। दूसरा, उन उद्योगों में जो केवल निर्यातक हैं। तीसरा, उन उद्योगों में जो ना तो आयात है और ना ही निर्यात करते हैं। और चौथा, उन उद्योग में जो आंतरिक स्तर और बाह्य स्तर पर विक्रय करते हैं। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयात प्रतिस्पर्धी उद्योग। आयात प्रशुल्क से मुक्त व्यापार की ओर अचानक अंतरण लघुकालिक बेरोजगारी को आयात प्रतिस्पर्धी उद्योग की ओर प्रेरित कर सकता है। प्राशुल्क वस्तुओं पर लगाया गया एक प्रकार का कर या शुल्क है। जब वे राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करती हैं और उसे छोड़ती हैं, उस अर्थ में प्राशुल्क से अभिप्राय आयात शुल्क और निर्यात शुल्क से है, परंतु व्यवहारिक उद्देश्य के लिए एक प्राशुल्क आयात शुल्क या सीमा शुल्क का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह पुष्टि करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन के साधनों की गतिशीलता का स्थानापन्न है? पहला, व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। दूसरा, व्यापार का राजनीतिक सिद्धांत। तीसरा, व्यापार का हेक्सर-ओहलिन का सिद्धांत। और चौथा है ना तो A, B और ना C। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार का हेक्सर-ओहलिन का सिद्धांत। हेक्सर-ओहलिन का जो सिद्धांत है वो यह पुष्टि करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन के साधनों की गतिशीलता का स्थानापन्न है। हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत दो देशों में व्यापार वस्तुओं की लागतों में सापेक्षिक अंतर के कारण होता है, तथा यह अंतर दो कारणों से होता है। पहला, यह कि उत्पत्ति के साधनों की कीमत में सापेक्षिक अंतर पाया जाता है, और द्वितीय यह कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में उत्पत्ति के साधनों की अपेक्षा में सापेक्षिक भिन्नता भी
पाई जाती है। तो इससे हमारा सिद्ध होता है कि जो व्यापार का हेक्सर ओहलिन सिद्धांत है वो गतिशीलता का स्थापन जो है वो प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर चौथा है, रिकार्डो के अनुसार दो देशों के व्यापार किस प्रकार लागत का अंतर आवश्यक है? पहला निरपेक्ष लागत, दूसरा तुलनात्मक लागत, तीसरा समान लागत अंतर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, तुलनात्मक लागत अंतर। रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार के लिए तुलनात्मक लागत में अंतर आवश्यक है। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न नंबर 5 है, लागतों में तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला मार्शल, दूसरा रिकार्डो, तीसरा एडम स्मिथ और चौथा जेएस मिल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, रिकार्डो। लागतों में तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के प्रतिपादक डेविड रिकार्डो हैं। प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा जिनमें उसे तुलनात्मक लाभ अधिक और तुलनात्मक हानि न्यूनतम होगी। इस प्रकार कोई देश उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिनमें उसे अधिकतम तुलनात्मक लाभ होगा और उन वस्तुओं का आयात करेगा जिनमें उसे तुलनात्मक हानि कम से कम होगी। ये रिकार्डो ने बताया था। प्रश्न नंबर 7 है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत का अवसर लागत के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया? पहला हेक्सर ओहलिन, दूसरा जेएस मिल, तीसरा मार्शल और चौथा हेवलर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेवलर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत का प्रतिपादन हेवलर ने किया। हेवलर का सिद्धांत रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में सुधार था। प्रश्न नंबर 8 है, हेक्सर ओहलिन के अनुसार विभिन्न देशों के बीच व्यापार का कारण होता है। पहला मांग दशाएं, दूसरा साधन संपन्नता, तीसरा तकनीक और चौथा टेस्ट पैटर्न। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब साधन संपन्नता, ऑप्शन नंबर बी। हेक्सर ओहलिन के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न देशों के बीच व्यापार का कारण साधन संपन्नता होता है। इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या दो रूपों में की। पहला साधन प्रचुरता भौतिक कसौटी के रूप में और दूसरा साधन प्रचुरता कीमत कसौटी के रूप में। और इसको ओहलिन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्क्षेत्रीय व्यापार का एक विशिष्ट रूप है जो एक दूसरे देश की गति में बाधक बन सकता है। प्रश्न नंबर 9 है, लियोनतीफ का विरोधाभास किस सिद्धांत का अध्ययन करता है? पहला अवसर लागत सिद्धांत का, दूसरा तुलनात्मक लागत सिद्धांत का, तीसरा हेक्सर ओहलिन सिद्धांत का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हेक्सर ओहलिन सिद्धांत का। लियोनतीफ का विरोधाभास हेक्सर ओहलिन सिद्धांत की व्यावहारिकता का अध्ययन करता है। लियोनतीफ के अनुसार निष्कर्ष हेक्सर ओहलिन सिद्धांत के विपरीत है। लियोनतीफ कहते हैं कि अमेरिका श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करता है तथा पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात करता है। प्रश्न नंबर 10 है, जब दो या दो से अधिक देश अपने मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयात अभ्यंतर तथा प्रशुल्क समाप्त करने के लिए समझौता करते हैं तो इस प्रकार के देशों के समूह को क्या कहा जाता है? पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र, दूसरा सीमा शुल्क संघ, तीसरा साझा व्यापार और चौथा है बी और सी दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, मुक्त व्यापार क्षेत्र। जब दो या दो से अधिक देश अपने मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयात अभ्यंतर तथा प्रशुल्क समाप्त करने के लिए समझौता करते हैं तो इस प्रकार के देशों के समूह को मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। प्रोफेसर लिप्सी के अनुसार मुक्त व्यापार जगत वह होगा जिसमें
आयात अथवा निर्यात करने पर कोई प्राशुल्क और किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से द्विपक्षीय विधियों की पहचान करें। पहला भुगतान करार, दूसरा समाशोधन करार, तीसरा स्थानांतरण प्रतिबंध और चौथा उक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसमें भुगतान करार, समाशोधन करार, स्थानांतरण प्रतिबंध ये सभी सम्मिलित होते हैं जब भी कोई साहसी या व्यापारी किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु दूसरे फर्म या संस्था से कोई अनुबंध करार करता है, तो इस विधि को ही द्विपक्षीय समझौता या विधि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतरस्थानीय या अंतर क्षेत्रीय व्यापार का एक विशेष मामला है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? पहला डेविड रिकार्डो, दूसरा एडम स्मिथ, तीसरा वर्टिल ओहलिन और चौथा हेबरलर। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्टिल ओहलिन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर स्थानीय या अंतर क्षेत्रीय व्यापार का एक विशेष मामला है। यह कथन वर्टिल ओहलिन द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 13 है, विदेशी व्यापार में सरकार के हस्तक्षेप की नीति कहलाती है। ऑप्शन है पहला उदारीकरण, दूसरा स्वतंत्र व्यापार, तीसरा वैश्वीकरण और चौथा संरचनात्मक व्यापार। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र व्यापार। विदेशी व्यापार में सरकार के हस्तक्षेप की नीति स्वतंत्र व्यापार कहलाती है। स्वतंत्र व्यापार वह स्थिति है जहाँ पर कोई बाह्य हस्तक्षेप ना हो। एडम स्मिथ के अनुसार एक ऐसी वाणिज्य नीति से है जो घरेलू और विदेशी नीतियों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। यह ना तो घरेलू वस्तु को किसी प्रकार की छूट देता है और ना ही विदेशी वस्तु पर किसी प्रकार का अतिरिक्त भार डालता है। प्रश्न नंबर 14 है, रिकार्डो ने किसके आधार पर तुलनात्मक लाभ सिद्धांत जो है वो व्याख्या की थी? पहला अवसर लागत, दूसरा घटते प्रतिफल का नियम, तीसरा पैमाने की मितव्यताएं और चौथा मूल्य श्रम का सिद्धांत। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्य श्रम का सिद्धांत। डेविड रिकार्डो ने मूल्य का श्रम सिद्धांत के आधार पर तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की व्याख्या की। इसके अनुसार एक राष्ट्र को केवल उन्हीं उद्योगों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां वे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पारंपरिक अर्थशास्त्रियों द्वारा विचार किया गया कि उत्पादन एकमात्र कारक श्रम था। इसमें हमारे ऑप्शन है पहला पूंजी, दूसरा श्रम, तीसरा भूमि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रम। एडम स्मिथ, रिकार्डो, जीएस मिल ने उत्पादन का साधन श्रम को माना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पारंपरिक अर्थशास्त्रियों द्वारा विचार किया गया है कि उत्पादन का एकमात्र कारक जो है वह श्रम है। प्रश्न नंबर 16, तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का मूलभूत संदेश है। पहला, कुशल रूप से वस्तुएं उत्पादित करने में देशों का सामर्थ्य समान। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश के लिए लाभदायी है। तीसरा, आबादित संभाव्य के अधीन मुक्त व्यापार विश्व उत्पाद बाधित व्यापार की अपेक्षा अधिक होता है। और चौथा है, व्यापार एक शून्य योग्य खेल है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आबादित संभाव्य के अधीन मुक्त व्यापार विश्व उत्पाद बाधित व्यापार की अपेक्षा अधिक होता है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि विश्व उत्पाद बाधित व्यापार तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का मूलभूत संदेश है कि
प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा जिसमें उससे तुलनात्मक लाभ अथवा तुलनात्मक हानि न्यूनतम होगी। प्रश्न नंबर 17 है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भों में किस तर्क के साथ जुड़े हुए हैं? पहला, मुक्त व्यापार तर्क, दूसरा शिशु उद्योग तर्क, तीसरा सूर्यास्त उद्योग तर्क और चौथा उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशु उद्योग तर्क। शिशु उद्योग तर्क को अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने 1870 में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया और इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय सन 1885 में फ्रेडरिक लिस्ट को जाता है। इस तर्क के अनुसार कहा जाता है कि यदि उद्योगों को उनकी प्रारंभिक शैशव अवस्था में स्थापित और विदेशों से नहीं बचाया जाता तो तुलनात्मक लाभ उठाने के विकास नहीं कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, पारंपरिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। पहला, एडम स्मिथ द्वारा, दूसरा डेविड रिकार्डो द्वारा, तीसरा जे.एस. मिल द्वारा और चौथा पी.ए. सैमुअल्सन के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे.एस. मिल के द्वारा। मिल ने व्यापार की संतुलन शर्तों के निर्धारण की व्याख्या करने के लिए पारंपरिक मांग अवधारणा का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 19 है, सीमा शुल्क संघ का सदैव परिणाम होता है। ऑप्शन है, पहला व्यापार पंथांतरण प्रभाव केवल, दूसरा व्यापार सृजन प्रभाव, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा ना तो ए और ना ही बी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। व्यापार विचलन तब होता है जब मित्र देश पर से प्रशुल्क हटा लेने पर घरेलू देश निरंतर लागत वाले दुनिया की बजाय अधिक लागत वाले मित्र देश से वस्तु का आयात करता है। वाइनर के अनुसार व्यापार विचलन के परिणाम स्वरूप विश्व का कल्याण घटता है। सीमा शुल्क संघ का सदैव परिणाम व्यापार स्थानांतरण एवं व्यापार सृजन दोनों पर पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही था। प्रश्न नंबर 20 है, भुगतान संतुलन के विश्लेषण का अपशोषण अधिगम निरूपित किया गया। पहला, एम फीडमैन द्वारा, दूसरा मार्शल लर्नर द्वारा, तीसरा सिडनी अलेक्जेंडर द्वारा और चौथा हेवरलर के द्वारा। तो यहाँ पे भुगतान संतुलन के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सिडनी अलेक्जेंडर के द्वारा। भुगतान संतुलन के विश्लेषण का अपशोषण अधिगम सिडनी अलेक्जेंडर द्वारा निरूपित किया गया। सिडनी अलेक्जेंडर के अनुसार यदि किसी देश के भुगतान शेष में घाटा हो तो इसका अर्थ है कि लोग जितना उत्पादन करते हैं उससे अधिक अपशोषण कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय से उपभोग और निवेश पर घरेलू व्यय अधिक होता है। इसे एक सूत्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, y इजिकल टू सी प्लस आई डी प्लस एक्स माइनस एम। अगर अब हम यहाँ पे बात करें तो y का मतलब होता है राष्ट्रीय आय, c का मतलब होता है उपभोग व्यय, x का मतलब होता है निर्यात और m का मतलब होता है यहाँ पे आयात। और यहाँ पे जो आईडी आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है कुल घरेलू निवेश। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, देशों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र उभयनिष्ठ बाह्य कर पूंजी और श्रम का मुक्त कार्यवाही प्रवाह सरकारी और मौद्रिक नीतियों में एकीकरण की नीति के संबंध में समझौता कहलाता है। पहला, उभयनिष्ठ बाजार, दूसरा सीमा शुल्क संघ, तीसरा आर्थिक संघ और चौथा मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, आर्थिक संघ। आर्थिक संघ क्षेत्रीय व्यापार समझौते की उच्चतम अवस्था है। आर्थिक संघ का निर्माण तब होता है
जब दो या दो से अधिक देश साझा व्यापार स्थापित करें और इसके अतिरिक्त इस बात पर भी सहमत हो जाएं कि वे सदस्य देशों के बीच राजकोषीय, मौद्रिक, विदेशी विनिमय नीति, औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक व सामाजिक नीतियों का भी एक ही समान समन्वित करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी देश को कम छूट दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा दे रहे हैं। चूँकि यहाँ पर व्यापार से संबंधित बात होती है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर किसी तरीके की नीति बनाई जा रही है तो वो सभी देशों के लिए समान हो। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत लोचशील और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार हो तब समग्र प्राशुल्क, ऑप्शन है पहला घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा देय होगा, दूसरा विदेशी उत्पादकों द्वारा देय होगा, तीसरा समान रूप से घरेलू उपभोक्ताओं और विदेशी उत्पादकों द्वारा देय होगा, चौथा उत्पाद ना तो राजस्व और ना ही सुरक्षा देय होगा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी उत्पादकों द्वारा देय होगा। यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत लोचशील और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार है तब समग्र शुल्क विदेशी उत्पादकों के द्वारा देय होगा। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीयकरण सिद्धांत दिया? पहला जॉन हिक्स, दूसरा पाल क्रूगमैन, तीसरा जॉन एच डर्निंग और चौथा एम मैलिटस। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉन एच डर्निंग। अंतर्राष्ट्रीयकरण का सिद्धांत जो है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यापार सिद्धांत के प्रायोगिक कारकों को संदर्भित करता है? पहला साधनों की उपलब्धता, दूसरा प्रौद्योगिकी, तीसरा रुचियां और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वैसे भी अगर किसी भी ऑप्शन में उपरोक्त सभी आता है तो 90% चांस होते हैं कि उपरोक्त सभी ही सही होगा। तो इसमें व्यापार के सिद्धांत के प्रायोगिक की अगर हम बात करते हैं तो साधनों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी और रुचियां ये सभी जो है वो इसमें सम्मिलित होती हैं या संदर्भित होती हैं। प्रश्न नंबर 25 है, प्रस्ताव ये वक्र है, ठीक है, प्रस्ताव वक्र की अवधारणा दी। पहला मार्शल एजवर्थ ने, सिंगर ने, लुइस ने या यंग ने। तो प्रस्ताव वक्र जो है वो मार्शल एजवर्थ के द्वारा दिया गया था। प्रस्ताव वक्र की अवधारणा क्या कहती है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रस्ताव वक्र यह दर्शाता है कि किसी वाई वस्तु के प्रत्येक इकाई आयात के बदले में कोई एक्स वस्तु की कितनी मात्रा दूसरे देश को निर्यात करने को तैयार है। प्रस्ताव वक्र किसी देश के उत्पादन संभाव्यता वक्र से प्राप्त या फिर निर्मित किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन है पहला विनिमय दर निर्धारण से, दूसरा कीमत निर्धारण से, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय तरलता जानने से और चौथा निवेश क्षमता से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, विनिमय दर निर्धारण से। क्रय शक्ति समता सिद्धांत विनिमय दर निर्धारण से संबंधित है। इसके अनुसार किन्हीं दो देशों में विभिन्न विनिमय दर संतुलन में होती है जब दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति समान हो। इसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि दो देशों के बीच मुद्रा की क्रय शक्ति में कितनी समता या अंतर विद्यमान होता है। प्रश्न नंबर 27 है, हेक्सर ओहलन प्रमेय के संबंध में साधन गहनता प्रतिलोमता उत्पन्न होती है जब दो सममात्रा वक्र पहला केवल एक दूसरे को एक बार काटें, दूसरा एक दूसरे को एक से अधिक बार काटें, तीसरा एक दूसरे को ना काटें और चौथा उपरोक्त सभी। तो
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एक दूसरे को एक से अधिक बार काटें। हेक्सर-ओहलिन प्रमेय के संबंध में साधन गहनता प्रतिलोमता उत्पन्न होती है जब दो सममात्रा वक्र एक दूसरे को एक से अधिक बार काटें। ऐसी स्थिति में हेक्सर-ओहलिन प्रमेय जो है वो विफल हो जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, अवशोषण दृष्टिकोण के द्वारा विकसित किया गया है। पहला सिडनी अलेक्जेंडर, दूसरा अल्फ्रेड मार्शल, तीसरा ए लर्नर और चौथा जैकब बाइनर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, सिडनी अलेक्जेंडर। अवशोषण सिद्धांत सिडनी अलेक्जेंडर के द्वारा वर्ष 1952 में विकसित किया गया। इसके अनुसार यदि किसी देश के भुगतान शेष में घाटे की स्थिति है तो इसका अर्थ है कि यह उस देश के निवासी जितना उत्पादन करते हैं उससे अधिक अवशोषण कर रहे हैं और विलोमतः इसी कारण से जो है वो विकसित होता है। प्रश्न नंबर 29 है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहला गुस्ताव कैसल ने, दूसरा किंग्स ने, तीसरा हिक्स ने और चौथा सैमुअलसन ने। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत जो है वो गुस्ताव कैसल के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया था कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत विनिमय दर निर्धारण से संबंधित है। इनके अनुसार किन्हीं दो देशों में विनिमय दर संतुलन में होती है जब दोनों की मुद्राओं की क्रय शक्ति समान हो। इसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि दो देशों के बीच मुद्रा की क्रय शक्ति में कितनी मात्रा या अंतर पाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 30 है, दो मुद्राओं की विनिमय दर आवश्यक रूप से मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति भागफल पर निर्भर करती है। यह कथन जो किस के द्वारा दिया गया है। पहला किंग्स, दूसरा गुस्ताव कैसल, तीसरा GDH कोल और चौथा SE थॉमस। तो यह बात जो है वो गुस्ताव कैसल के द्वारा बताई गई थी। गुस्ताव कैसल ने बताया था कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत दो मुद्राओं की विनिमय दर आवश्यक रूप से इन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 31 है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एडम स्मिथ सिद्धांत की एक पूर्व धारणा गृहीत है। पहला देशों के बीच कारकों की पूर्ण गतिशीलता, दूसरा देशों के बीच कारकों की पूर्ण अचलता, तीसरा कारकों की लगभग पूर्ण नियुक्ति और चौथा मूल्य श्रम का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मूल्य का श्रम सिद्धांत। मूल्य का श्रम सिद्धांत एडम स्मिथ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत की एक पूर्व धारणा या मान्यता कह सकते हैं हम। मूल्य के श्रम सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु या सेवा का मूल्य उसके उत्पादन में लगे श्रम के मूल्य के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 32 है, व्युत्पन्न मांग की अवधारणा है। व्युत्पन्न मांग की अवधारणा किसने दी? इस सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं। किसने दी? ऑप्शन है पहला एडम स्मिथ, दूसरा डेविड रिकार्डो, तीसरा GS मिल और चौथा गॉटफ्राइड हेवलर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, GS मिल के द्वारा। व्युत्पन्न मांग की अवधारणा का प्रतिपादन GS मिल ने किया था। इनके अनुसार व्यापार की शर्तें विदेशी वस्तुओं के लिए घरेलू मांग और घरेलू वस्तुओं के लिए विदेशी मांग की तीव्रता से निर्धारित होती हैं। प्रश्न नंबर 33 है, शून्य व्यापार संतुलन मूल्य से ऊपर एक वस्तु को अतिरिक्त आपूर्ति एक देश की क्या प्रदान करती है? पहला वस्तु की आयात मांग, दूसरा वस्तु की निर्यात आपूर्ति आयात मांग, तीसरा वस्तु की निर्यात आपूर्ति, चौथा वस्तु की आयात
आपूर्ति। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की निर्यात आपूर्ति। इसको हम ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप सब लोग भी ग्राफ की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ज़्यादातर ग्राफ में ही फंसते हैं। तो आप सब भी ट्राई करिएगा। ये इस तरीके से जाता हुआ होता है। एक ये हमारा AS होता है, ये AS1, देन ये E एंड E1। अब यहाँ पे आयत वस्तु की मात्रा होती है और यहाँ पर निर्यात वस्तु की मात्रा होती है। क्योंकि यहाँ पे हम आयात और निर्यात दोनों को समझ रहे हैं, तो जहाँ ई बिंदु पर संतुलन व्यापार की स्थिति है वो OQ1 पर है। यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो भी दिखाई दे रहा है वो वस्तु के निर्यात आपूर्ति वक्र को प्रस्तुत कर रहा है। प्रश्न नंबर 34 है, संतुलित समृद्धि की मूल व्याख्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला, निजी और सामाजिक लाभों के बीच अपसरण दूर करने हेतु कार्यकलापों का व्यापक स्तर विस्तार। दूसरा, कमी या अधिक नहीं होना। तीसरा, समस्त क्षेत्र एक ही दर से बढ़ रहे हैं। और चौथा, सभी क्षेत्रों में समान मात्रा में निवेश है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निजी और सामाजिक लाभों के बीच अपसरण करने हेतु कार्यकलापों का व्यापक स्तर पर विस्तार संतुलित वृद्धि प्रत्यागम अंतर उद्योग संबंधी प्रणाली को ध्यान में रखता है। ये राज्य पर बल देता है। यहाँ पे फेडरिक लिस्ट का नाम आता है, फेडरिक लिस्ट का नाम आता है कि कृषि उद्योग तथा वाणिज्य एवं उद्योग की विभिन्न शाखाओं के मध्य संतुलित विकास की नींव रखी। फिर बात आती है रोजेस्टीन की। रोजेस्टीन ने यहाँ पे बताया है कि प्रबल धक्का सिद्धांत में रैगनर नक्सरे संतुलित विकास प्रत्यागम में संतुलित वृद्धि की व्याख्या करते हैं। नक्सरे ने तो यह भी बताया है कि संतुलित विकास को बाजार के आकार एवं विनियोग के लिए प्रदान की जाने वाली प्रेरणा के संदर्भ में भी विश्लेषित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 35 है, एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ इनविजिबल हैंड का अंतिम प्रभाव यह है कि एक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति, पहला, यदि वह अपने हित में कार्य करता है तो लाभ पाता है। दूसरा, वह एक मुक्त बाजार में अपने लाभ में वृद्धि करेगा। तीसरा, उसे आर्थिक समृद्धि को अधिकतम बनाने का कार्य करना है। चौथा, उसे सार्वजनिक हित को प्रोत्साहित करने का कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि यदि वह अपने हित में कार्य करता है तो लाभ पाता है। एडम स्मिथ ने हस्तक्षेप नीति पर आधारित व्यापार अर्थव्यवस्था के विरोधाभास को व्यक्त करने के लिए इस धारणा को 1776 में विकसित किया। इनके अनुसार बाजार प्रणाली जबकि प्रत्येक भागीदार अपने निजी हित के लाभ की रक्षा की दृष्टि से काम करे तो सभी के लाभ के लिए कार्य करेगी, जैसे कि कोई उदार अदृश्य हाथ संपूर्ण प्रक्रिया को निर्देशित कर रहा हो। प्रश्न नंबर 36 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में पाटन, जिसे डंपिंग भी कहते हैं, का अभिप्राय है। पहला, विकसित देशों के द्वारा प्रयोग में लाए गए उत्पादों का विकासशील देशों में मुक्त वितरण। दूसरा, किसी वस्तु को विदेशों में सस्ती और घरेलू बाजार में महंगी बेचना। तीसरा,
विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों में सस्ती वस्तुएं बेचना, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि किसी वस्तु को विदेशों में सस्ती और घरेलू बाजार में महंगी बेचना। राशि पतन, जिसे डंपिंग भी कहते हैं, से अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय कीमत विभेद से है, जिसमें निर्यातक फर्म विदेशी मार्केट में अपनी वस्तु को कम कीमत पर बेचती है और घरेलू मार्केट में अधिक कीमत पर। बाइनर ने यहाँ तक कहा है कि राशि पतन दो मार्केट के बीच कीमत विभेद वस्तु है, जिसमें एकाधिकारी अपनी उत्पादित वस्तु का एक भाग विदेशी मार्केट में अधिक कीमत पर बेचता है। इसमें 3 प्रकार से भी इन्होंने बांटा है। पहला आकस्मिक राशि पतन, दूसरा स्थायी राशि पतन और तीसरा लुटेरा राशि पतन। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसने व्यापार के सिद्धांत के विश्लेषण व्यापार में तटस्थता वक्रों का उपयोग विकसित किया है? पहला जे.ई. मीड, दूसरा ए. मार्शल और तीसरा बी. ओहलिन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जे.ई. मीड। जे.ई. मीड ने व्यापार सिद्धांत के विश्लेषण में व्यापार तटस्थता वक्रों के उपयोग को विकसित किया। व्यापार तटस्थता वक्र, जिसे हम ट्रेड इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं, को किसी देश के उत्पादन संभावना वक्र और समुदाय उदासीनता वक्र से उस देश का प्रस्ताव वक्र व्युत्पन्न करने के लिए जेम्स मीड ने विकसित किया। यह वक्र घरेलू उत्पादन तथा उपभोग में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, साथ ही व्यापार की शर्तों और व्यापार के परिणाम में परिवर्तनों से वास्तविक आय में भी होने वाली परिवर्तन को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 38 है, व्यापार की शर्तों का आलेखित में किससे संबंधित है? पहला निर्यात आय से निर्यात व्यय का आधिक्य, दूसरा दो राष्ट्रों के बीच व्यापार करार, तीसरा ये आलिखित की जगह आशय है, आशय। ठीक, तो हमारा प्रश्न हो जाएगा व्यापार की शर्तों का आशय निम्न में से किससे है? ऑप्शन नंबर तीसरा है निर्यात और आयात कीमतों के बीच अनुपात, चौथा वे शर्तें और दिशाएं जिन पर किसी राष्ट्र को भुगतान संतुलन की कठिनाई की स्थिति में ऋण दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात और आयात कीमतों के बीच अनुपात। व्यापार की शर्तें उस दर को बताती हैं जिस दर पर एक देश की वस्तुओं का दूसरे देश की वस्तुओं से विनिमय होता है। यह दर किसी देश के आयातों के रूप में उस देश के निर्यात की क्रय शक्ति की माप है और उस देश की निर्यात कीमतों तथा आयात कीमतों के बीच संबंध के रूप में भी होता है। अगर हम यहाँ पे डालें व्यापार की शर्तें बराबर आयात का कुल मूल्य हो जाएगा और यहाँ पे निर्यात का कुल मूल्य, इन दोनों चीज़ों को विशेष रूप से यहाँ पे देखा जाता है। और अगर हम इनकी शर्तों की बात करते हैं तो व्यापार की वस्तु विनिमय शर्तें, सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें होती हैं, व्यापार की आय से संबंधित शर्तें होती हैं, व्यापार एकल घटकीय शर्तें होती हैं, व्यापार की द्विघटकीय शर्तें भी इसमें पाई जाती हैं और व्यापार की वास्तविक लागतों की शर्तें भी होती हैं। व्यापार कितना उपयोगी है ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण रखता है। तो प्रश्न नंबर 39 पे आ गए हैं हम। तो प्रश्न नंबर 39 पूछ रहा है कि धारणाओं में से कौन सी धारणा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हेक्सर-ओहलिन प्रमेय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला दो कारक मॉडल, दूसरा दो वस्तुएं, तीसरा कोई प्रशुल्क नहीं और चौथा निरंतर प्राशुल्क। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई प्राशुल्क नहीं। हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार वस्तुओं की लागतों में सापेक्षिक अंतर के कारण होता है तथा यह अंतर दो कारणों से होता है। पहला, उत्पत्ति के साधनों की कीमत में सापेक्षिक अंतर होता है और दूसरा, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में उत्पत्ति के साधनों की आवश्यकता में भी सापेक्षिक भिन्नता
पाई जाती है। इस आधार पर अगर हम कहें कि एक देश उन वस्तुओं का विशिष्टीकरण एवं निर्यात करता है जिसके उत्पादन में सापेक्षिक रूप से उन साधनों की अधिक आवश्यकता होती है जो उस देश में सापेक्षिक रूप से प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 40 है, स्टॉपलर-सैमुएल्सन प्रमेय के अनुसार राष्ट्र द्वारा अध्यारोपित प्रशुल्क द्वारा देश की वास्तविक आय में निम्नलिखित में से क्या होता है? पहला, प्रचुर साधन की आय बढ़ती है। दूसरा, दुर्लभ साधन की आय बढ़ती है। तीसरा, दुर्लभ साधन की आय घटती है। चौथा, उपयुक्त और भी दोनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दुर्लभ साधन की आय बढ़ती है। स्टॉपलर-सैमुएल्सन प्रमेय के अनुसार राष्ट्र द्वारा अध्यारोपित प्राशुल्क द्वारा देश की वास्तविक आय में दुर्लभ साधन की आय बढ़ती है। अर्थात यदि व्यापार के कारण किसी एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होती है तो उस वस्तु के उत्पादन में जिस साधन को सापेक्षिक रूप से गहनता के साथ प्रयुक्त किया जाता है उसकी आय का सापेक्षिक एवं निरपेक्ष अंश बढ़ जाएगा। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सापेक्षिक रूप से प्रचुर साधन को लाभ होगा तथा सापेक्षिक रूप से दुर्लभ साधन को हानि होगी। प्रश्न नंबर 41 है, तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। पहला, कोई देश दोनों ही उत्पादों के उत्पादन में दक्ष है। दूसरा, कोई देश दोनों ही उत्पादों के उत्पादन में अदक्ष है। तीसरा, दोनों देशों के दोनों ही उत्पादों की अवसर लागत समान अदक्ष है। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के अनुसार यदि उत्पादन की तुलनात्मक लागत भिन्न हो तो देशों को व्यापार करने में पारस्परिक रूप से लाभ होगा यदि तुलनात्मक लागत कुछ भी ना हो। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, दोनों देशों में दोनों ही उत्पादों की अवसर लागत अदक्ष होगी, समान अदक्ष है। प्रश्न नंबर 42 है, यदि हांगकांग और ताइवान की उत्पादन संभाव्यता वक्र एक समान है तो बढ़ती अवसर लागतों के अनुसार बदलती है तो पहला, व्यापार मांग की स्थितियों में अंतर पर निर्भर करेगा। दूसरा, व्यापार बड़े उत्पादन की मितव्ययता पर निर्भर करेगा। तीसरा, व्यापार भिन्न करेंसियों के उपयोग पर निर्भर करेगा। और चौथा है, अर्जक व्यापार के लिए कोई आधार नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यापार मांग की स्थितियों में अंतर पर निर्भर करेगा। यदि हांगकांग और ताइवान की उत्पादन संभावना वक्र एक समान है तो बढ़ती अवसर लागत के अनुसार बदलती है। तो हेबरलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत बढ़ती घटती एवं स्थिर अवसर लागत दशाओं के अंतर्गत किया है। स्थिर लागत दशाओं के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होता है। अब सीधी रेखा कैसे, जैसे हम वक्र बनाएं, यहाँ पे एक्स वाई ओ, यहाँ पे ये जो रेखा आ रही है हमारी, ये हमारी उत्पादन संभावना वक्र रेखा होगी। यहाँ पे हमारी वाई वस्तु और यहाँ पे हमारी एक्स वस्तु होगी। स्थिर लागत दशाओं के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र जो सीधी रेखा में बाएं से दाएं नीचे गिर रहा है और बढ़ती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोत्तर होता है, क्योंकि जब कोई किसी ऐसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है जिसके उत्पादन में उसे तुलनात्मक लाभ हो तो उसकी अवसर लागतें कैसी होती हैं, बढ़ती हुई होती हैं। प्रश्न नंबर 43 है, रिकार्डो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत लाभ इस कारण होता है। पहला, मजदूरी लागत में अंतर। दूसरा, कारक एंडाउमेंट में अंतर। तीसरा, ये कारक है, कारक मूल्य पर परिभाषित कारक प्रचुरता। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, मजदूरी लागत में अंतर। रिकार्डो का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है।
रिकार्डो कहते हैं कि लागतों में निरपेक्ष अंतर नहीं बल्कि तुलनात्मक अंतर दो देशों के बीच व्यापार संबंध निर्धारित करता है। प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसमें उसकी लागत की तुलनात्मक लागत सबसे कम हो। प्रश्न नंबर 44 है, हेक्सर ओहलिन सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण कारण सापेक्ष वस्तुओं की कीमत और व्यापार में जो अंतर होता है वही अंतर व्यापार करने वाले राष्ट्रों के बीच भी होता है। तो इनमें से हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। पहला साधनों की प्राप्ति, दूसरा प्रौद्योगिकी, तीसरा अभिरुचि और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साधनों की प्राप्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत हेक्सर ओहलिन सिद्धांत कहलाता है। हेक्सर ओहलिन सिद्धांत बताता है कि उत्पादन, विशिष्टीकरण तथा प्रदेशों में व्यापार के ढांचे का प्रमुख निर्धारक तत्व साधन पूर्तियों की सापेक्ष प्राप्तता है। इस सिद्धांत के अनुसार जिन देशों में पूंजी अधिक है वे पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे और जिन देशों में श्रम अधिक है वे श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे। प्रश्न नंबर 45 है, अंतरा उद्योग व्यापार का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? पहला वलासा ने, दूसरा मीड ने, तीसरा जगदीश भगवती ने और चौथा जेएस मिल ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, जगदीश भगवती ने। हमारे देश के जाने माने अर्थशास्त्री जगदीश भगवती साहब जो कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं, इनके द्वारा ही अंतरा उद्योग व्यापार का प्रत्यय प्रतिपादित किया गया है। प्रश्न नंबर 46 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के आयात निर्यात में उत्पाद साधन संरचना संदर्भ में लियोनतीव विरोधाभास है। पहला हेक्सर ओहलिन पद्धति का समर्थन करता है, दूसरा हेक्सर ओहलिन पद्धति का खंडन करता है, तीसरा प्रवेश सिंगर पद्धति का समर्थन करता है और चौथा प्रवेश सिंगर पद्धति का खंडन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, हेक्सर ओहलिन पद्धति का खंडन करता है। लियोनतीव ने हेक्सर ओहलिन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की व्यावहारिकता की जांच कर जो निष्कर्ष निकाले उन्हें लियोनतीव का विरोधाभास कहा जाता है। लियोनतीव के अनुसार अमेरिका श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करता है तथा पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात करता है। यहाँ ओहलिन हेक्सर के सिद्धांत एवं उक्त निष्कर्षों में विरोधाभास दिखाई देता है जिसे लियोनतीव का विरोधाभास कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47 है, दो राष्ट्रों में यदि एक राष्ट्र को सभी वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है तो कोई तुलनात्मक लाभ प्राप्त नहीं होगा और इसलिए व्यापार भी नहीं होगा। दूसरा, व्यापार से कुशल राष्ट्र को लाभ होगा लेकिन अकुशल को नहीं। तीसरा, व्यापार से अकुशल राष्ट्र को लाभ होगा लेकिन कुशल को नहीं और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा कि व्यापार से अकुशल राष्ट्र को लाभ होगा लेकिन कुशल को नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ का दृष्टिकोण एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार उस स्थिति में लाभप्रद होगा जब दोनों देश अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में एक दूसरे की तुलना में निरपेक्ष रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। प्रश्न नंबर 48 है, लियोनतीव के अध्ययन के अनुसार पहला, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करता है, दूसरा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करता था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका श्रम गहन वस्तुओं का आयात करता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करता था। हेक्सर ओहलिन मॉडल के सत्यापन के संदर्भ में पहला व्यापक प्रत्यय लियोनतीव ने 1951 में किया था। लियोनतीव अपने अध्ययन के आधार पर इस विरोधमूलक निष्कर्ष पर पहुंचा कि यद्यपि बाकी दुनिया के मुकाबले संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजी की सापेक्ष तथा बड़ी मात्रा में और श्रम की सापेक्षता थोड़ी मात्रा में है, फिर भी अमेरिका ने श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात और पूंजी गहन वस्तुओं का आयात किया। इस निष्कर्ष को लियोनतीव विरोधाभास के नाम से हम सभी जानते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, यदि प्रस्ताव वक्र का ढाल स्थिरांक है तो व्यापार शर्त होगी
पहला अनिधैर्य, दूसरा निरंतर बढ़ती हुई, चौथा निरंतर गिरती हुई और चौथा स्थिर। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन नंबर ए अनिधैर्य। यदि प्रस्ताव वक्र का ढाल स्थिर हो तो व्यापार की शर्तें अनिधैर्य होंगी। प्रस्ताव वक्र का प्रतिपादन मार्शल ने किया। मार्शल के अनुसार दो देशों के बीच विनिमय दर अर्थात व्यापार की शर्त का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र परस्पर एक दूसरे को काटते हैं। प्रश्न नंबर 50 और अंतिम प्रश्न है, डेविड रिकार्डो के अनुसार तुलनात्मक लागत सिद्धांत का आधार निम्न में से कौन सा है? पहला मांग तथा पूर्ति, दूसरा मूल्य का श्रम सिद्धांत, तीसरा व्यापार का सुलभ सिद्धांत और चौथा सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूल्य का श्रम सिद्धांत। डेविड रिकार्डो के तुलनात्मक लागत का आधार मूल्य का श्रम सिद्धांत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही आगे वीडियो आपको और भी मिल सकें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।